प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी से बचने के लिए एनसीपी के बड़े नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री भूमिगत हो गए हैं। उन्होंने अपने फोन बंद कर लिए हैं और अपनी पत्नी के साथ किसी सुरक्षित ठिकाने पर जा छुपे हैं। एक तरह से अनिल देशमुख ईडी के साथ छुपम छुपाई का खेल खेल रहे हैं और ईडी की टीम लगातार उनका पीछा कर रही है। इसी क्रम में गुप्त जानकारियों के आधार पर ईडी की टीम नागपुर पहुंची और वहां से महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की खोज में उनके पैतृक आवास तक पहुंची। ईडी की टीम ने देशमुख का काम देखने वाले दीवान पवन देशमुख को हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। अनिल देशमुख की कुछ पैतृक संपत्तियां नागपुर के पास काटोल और वडविहिरा गांव में हैं। ईडी की 3 से 4 लोगों की टीम ने इन दोनों जगहों पर छापेमारी की, लेकिन इन जगहों पर न अनिल देशमुख मिले और न ही उनकी पत्नी आरती देशमुख। ईडी की छापेमारी के दौरान उनके काटोल और वडविहिरा के आवास के बाहर उनके समर्थक इकट्ठा हो गए और हंगामा करने लगे। फिलहाल अनिल देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग और 100 करोड़ की हफ्ता वसूली के केस में ईडी के रडार पर हैं। अब तक ईडी अनिल देशमुख को 3 बार समन भेज चुकी है। इसके अलावा उनके बेटे ऋषिकेश को भी समन भेजा जा चुका है। इन्हें ईडी के दक्षिण मुंबई स्थित जोनल ऑफिस में पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा गया, लेकिन पिता और पुत्र ने अलग अलग कारणों से पूछताछ के लिए ईडी के ऑफिस आने में अपनी असमर्थता जता दी। पिछले हफ्ते अनिल देशमुख की पत्नी आरती देशमुख को भी समन भेजा गया। उन्होंने भी अधिक उम्र और तबीयत का बहाना देकर आने से मना कर दिया। ऐसे में ईडी ने रविवार को अनिल देशमुख की तलाश में उनके 2 ठिकानों पर स्थित पैतृक आवास पर छापेमारी की। वहां भी अनिल देशमुख का परिवार नहीं मिला। अनिल देशमुख का फोन नॉट रीचेबल बता रहा है। पिछले हफ्ते ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अनिल देशमुख की 4 करोड़ 20 लाख की संपत्तियां जब्त की थी। इनमें एक मुंबई के वर्ली में स्थित फ्लैट, दूसरा नवी मुंबई से सटे रायगढ़ जिले के उरण क्षेत्र में जमीन थी। वर्ली का फ्लैट अनिल देशमुख की पत्नी आरती देशमुख के नाम है। इसका मार्केट वैल्यू 1 करोड़ 54 लाख रुपए है। उरण की जमीन को 2006 में 2 करोड़ 67 लाख में खरीदा गया है। क्या ये जमीन प्रीमियर पोर्ट लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पर खरीदी गई है? इस कंपनी पर देशमुख के दोनों बेटों ऋषिकेश और सलिल देशमुख का नियंत्रण है। सूत्रों के मुताबिक इस जमीन की मार्केट वैल्यू 300 करोड़ रुपए है। बताया जा रहा है कि इन संपत्तियों के जब्त किए जाने के बाद से ही अनिल देशमुख अंडरग्राउंड हो गए हैं। साल की शुरुआत में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने शिकायत की थी कि अनिल देशमुख सहायक पुलिस इंस्पेक्टर सचिन बचे सहित मुंबई पुलिस के अधिकारियों का इस्तेमाल मुंबई के रेस्टोरेंट्स और बार से हफ्ता वसूली के लिए कर रहे हैं और उन्होंने पुलिस अधिकारियों को 100 करोड़ की वसूली का टारगेट दिया हुआ है। परमबीर सिंह की शिकायत पर बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई और ईडी ने देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कर लिया और इस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस बीच अनिल देशमुख ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में उन्होंने ईडी द्वारा सीज की गई संपत्तियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा, कुछ जगहों पर 2006 में उनके बेटे सलिल द्वारा खरीदी गई 2 करोड़ 67 लाख रुपए की जमीन को 300 करोड़ का बताया जा रहा है, जो कि गलत है। साथ ही ईडी के सामने खुद पेश होने को लेकर अनिल देशमुख ने कहा कि उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसके बाद ही वो ईडी के सामने पेश होकर अपना जवाब देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अपनी नाकामियों पर पर्दा डालना कोई कांग्रेस से सीखे। मॉनसून सत्र के ठीक पहले सुनियोजित तरीके से शुरू किया गया पेगासस फोन हैकिंग के हंगामे का सच पता चले, इसके पहले कांग्रेस अपने सारे दाग इसी हंगामे में धोना चाहती है। कांग्रेस ने पहले राहुल गांधी के फोन टैपिंग को लेकर हंगामा खड़ा किया। काम इतने से नहीं चला तो कांग्रेस गोवा से लेकर मध्य प्रदेश तक पूरी लिस्ट लेकर बैठ गई। कांग्रेस का कहना है कि हम तो गोवा में सरकार बना लेते, कर्नाटक और मध्य प्रदेश की सरकार बचा लेते, अरुणाचल और मणिपुर भी हमारे ही कब्जे में हो। शक ये है कि कांग्रेस ने ये नहीं कहा बंगाल से लेकर केरल और असम तक की हार में पेगासस का हाथ है। पेगासस जासूसी कांड को लेकर केंद्र पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने मंगलवार को कहा, कर्नाटक में ऑपरेशन कमल के जासूसी कनेक्शन का आखिर पर्दाफाश हो ही गया। पार्टी ने आरोप लगाया, कर्नाटक की कांग्रेस जनता दल एस की सरकार को गिराने में पेगासस का इस्तेमाल किया गया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव केसी वेणुगोपाल, कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला, कर्नाटक के नेता सिद्धरमैया,
DK शिवकुमार, लोकसभा में दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने संयुक्त रूप से मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि सिर्फ कर्नाटक ही नहीं बल्कि आने वाले दिनों में खुलासा होगा कि मध्य प्रदेश, अरुणाचल, मणिपुर और गोवा में भी जासूसी की गई। कांग्रेस के इस मामले को संसद के दोनों सदनों में उठाने के साथ सड़कों पर उतर विरोध किया जाएगा। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अभी तक ये सरकार हिंदुस्तान के आम आदमी के बाथरूम और बेडरूम में क्या हो रहा है देखती थी। अब नए खुलासे में साफ हो गया है कि जनमत की हत्या के साथ संविधान को भी पांव तले रौंद रही है। आगे कहा कि देश की कौन कौन सी सरकारें गिराई गई जल्द सामने आ जाएगा। बीजेपी के लिए जासूसी का सहारा लेकर केवल सत्ता की कुर्सी महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र खत्म होता है तो हो जाए, ये सिर्फ कांग्रेस तक सीमित नहीं है। टीएमसी और अन्य पार्टियों के लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं। खड़गे ने कहा कि डर्टी पॉलिटिक्स को न हम और न ही जनता सहन करेगी। हमारे पास अब लड़ने के सिवाय कोई हथियार नहीं। हम देश के लोगों के पास जाएंगे। खड़गे ने कहा, आज संस्थाओं की जासूसी का भी खुलासा हो रहा है। अब लोकतांत्रिक संस्थाओं का नाम सामने आ रहा है। कर्नाटक सरकार गिराने की कोशिश किसने की, बाहर आ गया है। नरेंद्र मोदी लोकतंत्र को खत्म कर तानाशाही चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम राज्यों की सरकारें गिराने के बाद महाराष्ट्र में भी हाथ डालने की कोशिश हो रही है। हम इस मुद्दे को राज्यसभा और लोकसभा में जोरदार ढंग से उठाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। गांधी वाड्रा के आशीर्वाद से नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष तो बन गए। अपने अंदाज में सिद्धू ने सियासी पिच पर बैटिंग भी शुरू कर दी, लेकिन कैप्टन की कौन सी गुगली उन्हें बोल्ड कर देगी, इसका अंदाजा अब तक वे लगा नहीं पाए हैं। वैसे अजय माकन के सहारे गांधी वाड्रा परिवार ने यह संदेश जरूर दे दिया है कि किसी क्षेत्र की कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि वोट तो सिर्फ गांधी परिवार के नाम पर ही मिलते हैं। इसलिए किसी को बनाने और बिगाड़ने का उनके पास पूरा अधिकार है। लेकिन सोनिया गांधी का मिशन बदलाव पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामने आकर ठहर सा गया है। वजह ये कि कैप्टन नवजोत सिंह सिद्धू से बात तक नहीं करेंगे जब तक सिद्धू उनसे माफी नहीं मांग लेते। कैप्टन अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने बयान जारी कर कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलने के लिए नवजोत सिंह द्वारा समय मांगने वाली खबरें झूठी हैं। कोई समय नहीं मांगा गया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के रुख में कोई बदलाव नहीं है। वह सिद्धू से तब तक नहीं मिलेंगे जब तक वो सोशल मीडिया पर कैप्टन पर हमला करने को लेकर सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांग लेते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हाई कमान के दबाव के आगे झुकते हुए भले ही नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस का प्रधान बनाने पर सहमति दे दी है, लेकिन सिद्धू के प्रति उनकी नाराजगी अभी भी बरकरार है। सिसवा फार्म हाउस पर कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात के दौरान हरीश रावत ने सिद्धू से मिलकर पुरानी बातों और मनमुटाव को खत्म करने का आग्रह किया था। इस दौरान कैप्टन ने रावत से दो टूक कह दिया कि वे सिद्धू से नहीं मिलेंगे। कैप्टन ने कहा कि सिद्धू ने उनके खिलाफ हाल के दिनों में सार्वजनिक तौर पर बहुत सी आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं और सोशल मीडिया पर भी उनके खिलाफ बहुत कुछ अभद्र लिखा है, जिसने उन्हें आहत किया है। अब बिना माफी के सिद्धू से कोई बात नहीं होगी। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पेगासस के बहाने से विपक्ष, खास तौर से कांग्रेस, मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस को तो ऐसा लगता है कि अगर पेगासस नहीं होता तो राहुल गांधी पीएम बन गए होते। पीएम नहीं तो कांग्रेस के अध्यक्ष तो बने ही रहते। लेकिन भारत में पेगासस को लेकर हो रहे बवाल पर इसे संचालित करने वाली कंपनी एनएसओ ने साफ तौर पर कहा कि जिन नंबरों की सूची बनाकर कहा जा रहा है कि उनकी जासूसी करने के लिए पेगासस का इस्तेमाल हुआ, वे सारे नंबर न वास्तविक में उसके थे और न हैं। पेगासस का कहना है कि पेरिस के गैर लाभकारी सामूहिक फॉरबिडन स्टोरीज ने जो 50,000 नंबरों का डेटा हासिल किया है वो उनका है ही नहीं। प्रवक्ता के मुताबिक वह एनएसओ की लिस्ट न है और न कभी थी, केवल मनगढ़ंत जानकारी है। ये नंबर कभी भी एनएसओ कस्टमर्स के निशाने में थे ही नहीं। प्रवक्ता ने यह भी बताया कि बार बार जो इस लिस्ट में शामिल नामों को लेकर कहा जा रहा है वह बिल्कुल झूठ और फर्जी है। उन्होंने कहा कि कंपनी के पास अपने कस्टमर के डेटा का एक्सेस नहीं होता है, ऐसे में उन्हें पड़ताल के अंतर्गत जानकारी देना क्लाइंट का काम है। वह ये भी कहते हैं कि यदि आगे एनएसओ को अपनी तकनीक के गलत उपयोग का सबूत मिलता है
तो वह इस पर पूरी जांच करेंगे, जैसे कि हमेशा होती थी और होती रहेगी। इस संबंध में कंपनी ने एक सार्वजनिक बयान भी जारी किया। द वायर की उस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को एक सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें 300 नंबरों की लिस्ट देते हुए दावा किया गया था कि हैकिंग के संभावित लक्ष्यों में राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ पत्रकारों का नाम शामिल है। इसके साथ ही समूह ने द वायर को संबंधित रिपोर्ट छापने पर मानहानि का मुकदमा दायर करने की धमकी दी। इजरायली फर्म ने अपने वकील क्लियर लॉक के माध्यम से द वायर को एक पत्र भेजा और निराधार रिपोर्ट छापने पर उन्हें मानहानि की धमकी दी। इस संबंध में पिछले दिनों द वायर और द वॉशिंगटन पोस्ट पर ऐसी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं, जिसमें दावा किया गया कि एनएसओ ग्रुप के क्लाइंट्स ने पेगासस का इस्तेमाल करके अपने प्रतिद्वंदियों को, पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं समेत कई को टारगेट किया। लिस्ट में राहुल गांधी, प्रशांत किशोर का भी नाम है। पेगासस को लेकर विपक्ष द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद भारत सरकार ने भी अपना बयान जारी करके ऐसे किसी भी जासूसी के आरोप को नकारा था। सरकार ने मामले पर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा था कि पूरी कहानी मनगढ़ंत है। इसमें न केवल तथ्यों की कमी है, बल्कि पहले से ही नतीजे बता दिए गए हैं। ऐसा लग रहा है कि ये लोग जांचकर्ता के अलावा अधिवक्ता और पीठ का भी अभिनय कर रहे हैं। आरोपों का कोई आधार नहीं है और न ही ये सच से संबंधित है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। गांधी वाड्रा के दरबार में नाना पटोले के खिलाफ शिकायतों का अंबार लग गया था। महाराष्ट्र में अकेले दम पर चुनाव लड़ने की बात से लेकर सीएम पद पर कांग्रेस की दावेदारी और फिर शरद पवार पर सीधा हमला। इसीलिए शिकायतें इतनी हुई कि राहुल गांधी ने आनन फानन में नाना पटोले को दिल्ली तलब कर लिया। पटोले की राहुल गांधी से बात भी हुई और मुलाकात भी, लेकिन वह सब नहीं हुआ जैसा शरद पवार और उद्धव ठाकरे चाहते थे, क्योंकि राहुल गांधी से मुलाकात के बाद नाना पटोले ने एक बार फिर अकेले दम पर चुनाव लड़ने की बात कह डाली। मतलब साफ है कि बीएमसी चुनाव में कांग्रेस शिवसेना का काम खराब करेगी। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी के साथ हुई मीटिंग में महाराष्ट्र में कांग्रेस के संगठन को लेकर व्यापक चर्चा हुई और यह भी तय हुआ कि जल्द ही महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी के गठन का भी ऐलान किया जाएगा। नाना ने बताया कि मुलाकात के दौरान राज्य मंत्रिमंडल में बदलाव या विस्तार को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है, जबकि सूत्रों का कहना है कि राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार की संभावनाएं हैं और इसमें बड़ा बदलाव कांग्रेस की तरफ से होने वाला है, क्योंकि मंत्रिमंडल के विस्तार और फेरबदल के बाद ही राज्य में महामंडलों के बंटवारा होना तय है और तीनों ही पार्टियों में महामंडलों को लेकर बेहद उत्सुकता है। नाना पटोले को अचानक दिल्ली बुलाया गया। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी एच.के. पाटिल, कांग्रेस के संगठन मंत्री के.सी. वेणुगोपाल नाना पटोले के साथ राहुल गांधी से मिलने गए। तीनों नेताओं के बीच काफी देर तक लंबी बातचीत हुई। माना जा रहा है कि बातचीत का संदर्भ नाना पटोले की एकला चलो की घोषणाओं से महाविकास आघाड़ी सरकार में आ रही तकलीफों को लेकर था। महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस प्रभारी एच.के. पाटिल से नाना पटोले की एकतरफा घोषणाओं की शिकायत की थी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी कांग्रेसी नेताओं से इस बारे में स्पष्ट बातचीत की थी। इसके बाद पाटिल ने कांग्रेस आलाकमान को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसी रिपोर्ट के बाद नाना पटोले को दिल्ली बुलाया गया। राहुल गांधी के साथ बैठक में नाना पटोले वरिष्ठों को यह समझाने में कामयाब रहे कि अगर स्थानीय निकाय स्तर पर कांग्रेस को अपना जनाधार बचाना और बढ़ाना है तो बिना किसी के साथ गठबंधन किए लोकल बॉडी चुनाव लड़ने में ही फायदा है। पटोले यह समझाने में भी कामयाब रहे कि महाविकास आघाड़ी सरकार के तीनों दलों में अपनी अपनी पार्टी के विस्तार को लेकर कोई मतभेद नहीं है। नाना ने वरिष्ठ नेताओं को यह भी बताया कि राज्य में कांग्रेस को मजबूती और विस्तार देने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। आज भी महाराष्ट्र में कांग्रेस संगठन का ढांचा मजबूत है। अगर अगले साल होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस अकेले लड़ती है तो उसका जनाधार बढ़ेगा और इसका लाभ 3 साल बाद होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पार्टी को मिलेगा। नाना ने तर्क दिया कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अभी बहुत वक्त है। उस बारे में कांग्रेस आलाकमान को जो फैसला लेना हो तब ले, लेकिन स्थानीय निकाय चुनाव में गठबंधन से बचे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र की सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ को स्पष्ट रूप से कहा कि ऑक्सीजन शॉर्टेज की वजह से राज्य में किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि हमारे राज्य में किसी की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। अमरिंदर सिंह हो या अशोक गहलोत या फिर केरल की विजयन सरकार, किसी ने अब तक ऐसे आंकड़े पेश नहीं किए हैं जो यह बताते हों कि उनके राज्य में कितने लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है। यही बात राहुल गांधी की
समझ में नहीं आ रही कि जिस बात का आंकड़ा वे केंद्र सरकार से मांग रहे हैं वैसा कुछ राज्य सरकारों ने केंद्र के साथ साझा नहीं किया है। लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी को अपनी सियासत वैसे ही चमकानी है जैसे ऑक्सीजन की कमी का रोना केजरीवाल रोया करते थे। आखिरकार जब उनकी पोल खुली, सुप्रीम कोर्ट की डांट पड़ी, तब जाकर केजरीवाल ने अपना रोना गाना बंद किया। असल में राहुल गांधी कांग्रेस के इतिहास के सबसे असफल अध्यक्ष रह चुके हैं। वे ट्वीट करते हैं और सरकार को घेरते हैं, लेकिन उनके बस मुद्दे या तो जनता से दूर होते हैं या फिर झूठ पर आधारित होते हैं। ये बात अलग है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मीडिया का एक बड़ा हिस्सा जेब में होने के कारण उनका कोई फैक्ट चेक नहीं करता। उनकी ट्वीट पर छेड़छाड़ वाला कंटेंट का लेबल नहीं लगाया जाता। अब उन्हें ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों पर राजनीति खेलनी है। ऑक्सीजन की कमी से हुई हर एक मौत पर उन्हें केंद्र सरकार से आंकड़ा चाहिए, जबकि स्वास्थ्य राज्य का मुद्दा है। राहुल गांधी ने एक खबर ट्वीट की। इस खबर में लिखा था कि केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों को लेकर राज्यों ने अलग से कोई आंकड़ा नहीं दिया है। अब स्वास्थ्य मुख्यतः राज्य का मुद्दा है। कोरोना के आंकड़े पर संक्रमितों की संख्या, रिकवर होने वालों की संख्या, मृतकों की संख्या, ये सब डेटा राज्य जुटा रहे थे। राज्यों द्वारा ये आंकड़े केंद्र को भेजे जा रहे थे, जिन्हें सरकारी वेबसाइट पर अपलोड किया जाता था। इससे केंद्र सरकार को भी सहूलियत होती है कि किस राज्य में स्थिति गंभीर होने के कारण ज्यादा ध्यान देना है और किस राज्य में प्रबंधन ठीक है तो हस्तक्षेप करने की जरूरत न के बराबर है। राज्यों ने अलग से कोई आंकड़े नहीं दिए का अर्थ राहुल गांधी ने क्या लगाया, अब वो देखिए। उन्होंने इसे ऐसे दिखाया जैसे केंद्र सरकार यह कह रही हो कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से किसी मरीज की मौत नहीं हुई। अब राज्यों ने बताया ही नहीं तो केंद्र को पता कैसे चलेगा। देश के हर राज्य में स्वास्थ्य मंत्रालय है। ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों के सहारे अपनी राजनीति चमकाने के जुगत में लगे राहुल गांधी को सवाल राज्यों से पूछना चाहिए कि उन्होंने ऐसा कोई आंकड़ा क्यों नहीं दिया। पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और तमिलनाडु ये वो राज्य हैं जहां कांग्रेस ये तो सत्ता में है या सत्ता की साझेदार है। राहुल गांधी इन 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहेंगे कि वो ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का आंकड़ा केंद्र को भेजे। अगर केंद्र सरकार को राज्य आज आंकड़े भेज देती है कि कितने मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है, सरकार सदन और सुप्रीम कोर्ट को सूचित कर देगी। जो राज्य बताएंगे सरकार उसे सार्वजनिक कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कांग्रेस में बदलाव का शोर काफी है। अंदाज सब कुछ बदल डालने का है। सब बदल भी जाए लेकिन वह नहीं बदलेगा जिसका इंतजार कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद के G23 के नेता कर रहे हैं। सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष थी, हैं और कम से कम 2024 के चुनाव तक तो जरूर रहेंगी। बदलाव यह हुआ कि अब कांग्रेस के नेताओं को बार बार ये नहीं कहना होगा कि देश की जनता राहुल गांधी को अध्यक्ष के पद पर देखना चाहती है। मतलब कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का चैप्टर फिलहाल बंद कर दिया गया है। बाकी राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जो कर रहे हैं उसी तरह करते रहेंगे, यानी पार्टी के सुपर बॉस की उनकी भूमिका बरकरार रहेगी। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस में बदलाव के नाम पर बागी और नाराज नेताओं को जहां तहां पदों पर बैठाया जाएगा ताकि वे अपना मुंह बंद रख सकें। इस बात के संकेत है कि कांग्रेस 4 कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि अगले लोकसभा चुनाव तक सोनिया गांधी ही कांग्रेस की अध्यक्ष पद पर रहेंगी। राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने की संभावना नहीं है। हालांकि शीर्ष स्तर पर निर्णय लेना वह जारी रखेंगे। आगामी 2024 के आम चुनावों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी एक बड़े फेरबदल की योजना बना रही है। सूत्रों का कहना है कि पार्टी से 4 कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति की उम्मीद है, जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की सहायता करेंगे। कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष पद के लिए गुलाम नबी आजाद, सचिन पायलट, कुमारी शैलजा, मुकुल वासनिक और रमेश चेन्निथल्ला सबसे आगे चल रहे हैं। गुलाम नबी आजाद उस G23 समूह के नेता हैं जिसने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर संगठन में बदलाव की मांग की थी। वहीं सचिन पायलट भी एक वक्त पर अपनी बगावती तेवर को दिखा चुके हैं। हालांकि कांग्रेस के नेतृत्व परिवर्तन में प्रियंका गांधी की क्या भूमिका होगी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। सूत्रों की माने तो प्रियंका गांधी वाड्रा की नई भूमिका के बारे में कोई जानकारी सामने अभी तक नहीं आई है। फिलहाल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कमान संभाली हुई हैं और वहां के मामलों को देख रही हैं, जहां अगले साल चुनाव होने हैं। सोनिया गांधी को कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाले 2 साल से अधिक समय हो गया है और तब से कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव टालती आ रही है। इससे पहले ऐसी खबर थी कि राहुल गांधी पार्टी में शीर्ष पद संभालने के लिए सहमत हो गए हैं।
हालांकि मई 2021 में कांग्रेस ने देश में कोरोना की स्थिति का हवाला देते हुए पार्टी अध्यक्ष के चुनाव को टाल दिया था। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी पार्टी संगठन को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं। जब से राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ा है, तब से पूर्वकालिक पार्टी अध्यक्ष की मांग उठ रही है। इतना ही नहीं, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, केरल और कर्नाटक में भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच अनेक मुद्दे सामने आ रहे हैं। पंजाब में जहां कैप्टन बनाम सिद्धू देखने को मिल रहा है, तो वहीं राजस्थान में पायलट बनाम गहलोत देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। जो फोन टैप करवाए, जो पीठ में छुरा घोपे, उसके साथ मिलकर चुनाव कोई भी पार्टी क्यों लड़ना चाहेगी। शरद पवार, उद्धव ठाकरे पर इस तरह के तमाम आरोप लगाने के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि आगामी चुनाव वो बिना किसी के साथ गठबंधन किए ही लड़ेगी। कांग्रेस के इस ऐलान के बाद महाविकास आघाड़ी सरकार में एक बार फिर से खलबली मच गई है। वजह यह कि अब कांग्रेस की बातें शरद पवार, उद्धव ठाकरे हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि नाना पटोले ने ये बातें राहुल गांधी से मिलने के बाद कही हैं। जाहिर है कि राहुल गांधी नाना पटोले की बातों से सहमत है। नाना पटोले ने कहा कि इसके लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राज्य में पार्टी के भविष्य के लिए एक मास्टर प्लान प्रस्तावित किया है। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी के तहत गठबंधन की सरकार में होने के बावजूद कांग्रेस अकेले ही स्थानीय निकाय चुनाव में लड़ेगी। पार्टी की रणनीति पर चर्चा करने के लिए नाना पटोले ने कांग्रेस प्रभारी एच.के. पाटिल के साथ राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात की थी। नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव में अकेले लड़ेगी। महाराष्ट्र कांग्रेस को नंबर 1 पार्टी बनाना है। राहुल गांधी ने एक मास्टर प्लान दिया है जिस पर काम शुरू होने वाला है। हम कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कुछ भी करेंगे। उन्होंने कहा कि बैठक में पार्टी नेताओं से संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई। जब पटोले से पूछा गया कि कांग्रेस पार्टी आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेगी या अकेले लड़ेगी, इस पर नाना पटोले ने कहा कि चुनाव 3 साल बाद है, इस पर पार्टी आलाकमान निर्णय लेंगे। कांग्रेस गठबंधन में रहते हुए महाविकास आघाड़ी सरकार पर कई सवाल उठा चुकी है। पिछले दिनों नाना पटोले ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार उनका फोन टैप कर रही है और कुछ लोग कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के इस आरोप को शिवसेना और एनसीपी ने निराधार बताया था। सियासी गलियारों में अटकलें हैं कि महाविकास आघाड़ी सरकार में कांग्रेस कुछ मुद्दों को लेकर नाराज चल रही है। सूत्रों की माने तो आने वाले समय में गठबंधन सरकार में दरार आ सकती है। हालांकि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान, एच.के. पाटिल और राजस्व मंत्री बाला साहेब थोराट ने पिछले हफ्ते सिल्वर ओक में शरद पवार से उनके आवास पर मुलाकात की और आश्वासन दिया कि गठबंधन सरकार स्थिर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।